कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज की क्लास है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं, हालांकि है तो ये 9th क्लास का चैप्टर, लेकिन अगर ज्यामिति का जहां जहां प्रयोग होता है, जहां जहां रेखा, कोण, वृत्त, आयत, वर्ग जहां भी आपको मिलते हैं, आप सीधी समझ लीजिए आपको ज्यामिति पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ज्यामिति की शुरुआत जो हुई, ज्यामिति की शुरुआत इसी चैप्टर से अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। हालांकि यहां पे लिखा हुआ है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ऐसा नहीं है कि ज्यामिति जो है यूक्लिड ने ही उसका खोज किया था, ज्यामिति का खोज यूक्लिड ने नहीं किया था। तो फिर यहां पे इनका नाम से ही इस ज्यामिति का परिचय क्यों करा रहे हैं? तो इसके लिए ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा, इसकी बहुत पुरानी हजारों 2000 साल पुरानी सभ्यता में आपको जाना होगा। ऐसा नहीं कि ज्यामिति जब से हम लोग जो है मैथ पढ़ रहे हैं तभी से ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे देखिए, इजिप्ट जो है मिस्र के देश, वहां भी भारत, यूनान, चीन, बेबीलोन, ये सारे जगह पर पहले भी ज्यामिति का प्रयोग हो चुका था, लेकिन प्रायोगिक तरीके से इसका उपयोग करते थे। जैसे प्रैक्टिकल तौर पे कैसे कि मान लीजिए जब नील नदी में बाढ़ आती थी, नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो क्या होता था कि लोगों को यह पता नहीं चलता था, खेत में जो आड़ होता है, मेड़ होता है, तो किसका बाउंड्री है, खेत की बाउंड्री पता नहीं कर पाता था। तो वहां भी उन्होंने क्या हुआ कि जब बाढ़ खत्म हो जाती थी तो उसको पता होता था, अच्छा इस पेड़ से लेकर इतना दूर तक जो है मेरा खेत है, यहां से उसका, यहां से उसका, तो इस तरह से वो मेड़ बना लेते थे। ये मिस्र में ऐसा हुआ। अब भारत की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात भारत की है भाई। भारत की जो है, आप हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वगैरह सबके बारे में सुने होंगे। एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, बहुत सारी सभ्यता हमारे भारत में आई। ये मोटा मोटी 3000 ईस्वी, कहा जाता है कि 8000 ईस्वी पूर्व सभ्यता है। ये कुछ साइंटिस्ट जब खुदाई में भी निकलता है तो उसके अवशेष से पता चलता है वो 8000 साल पुराना है। तो हम लोगों को ये गर्व होनी चाहिए कि हम लोगों की सभ्यता जो है इतनी पुरानी होने के बावजूद भी वहां भी ज्यामिति का प्रचलन हुआ करता था, हमारे यहां भी ज्यामिति का प्रचलन था। तो इस तरह से समझिए कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करें, आप मूवी देख लीजिएगा मोहनजोदाड़ो, जो ऋतिक रोशन का मूवी है, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें जो रोड बनाते थे वो लोग, उस समय का जो रोड था एकदम समानांतर होता था। रोड का जो किनारा था ना, तो पूरा का पूरा समानांतर इस तरह से रोड होता था। अगर दूसरा कोई रोड को मिलाना हो तो इस तरह से रोड को मिलाया जाता था, इस तरह से मिलाया जाता था। इतनी अच्छी जो है मतलब कलाकारी थी। अगर आज के भाषा में मैं आपको बता दूं तो आज का बनाया हुआ बिल्डिंग, आज का बनाया हुआ पुल 5 से 10 साल, 20 साल, 25 साल भी नहीं चलती है, लेकिन उस जमाने का बनाया हुआ अभी भी देखिए कुछ ना कुछ अवशेष निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ खुदाई में निकल रहे हैं। अगर बात करें तो आज के डेट में ना हम लोग लगा रहे हैं कि हम लोग जमीन को बचाने के लिए रोड के नीचे जो है हम लोग नाली लगा देते हैं, है ना, भूमिगत नाली जिसको हम लोग बोलते हैं। उस नाली का प्रयोग मोहनजोदाड़ो में हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। और उस समय में जो बिल्डिंग्स बनते थे, घर बनते थे, स्ट्रक्चर्स जो बनती थी, उस समय जो ईटा होता था 4:2:1 का ईटा होता था। ईट की अगर मैं बात करूं, अब ईट, पकाया हुआ ईट का उपयोग किया जाता था। अब सीधी से सीधी समझ लीजिए कि हम लोग कितने जो हैं उस समय में भी, मतलब 3000, 4000, 8000 साल पुराने समय में भी हम लोग कितना ज्यादा विकसित थे। अगर बात करें यूनान का, तो यूनान के बारे में चलेंगे, इनका बहुत बड़ा योगदान है, यानी ग्रीक का। आप जितने भी मैथ्स, ज्यामिति से रिलेटेड या और भी कुछ पढ़ते होंगे, उसमें मैथमेटिशियन सबका नाम पढ़ते होंगे, जैसे थेल्स का, पाइथागोरस का, या हीरोन का, जो कि आप अगला 12 चैप्टर में पढ़ेंगे हीरोन के बारे में। हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया उसको बोला जाता है। फिर तब यूक्लिड का, और भी महान महान मैथमेटिशियन कहां से आए थे? ग्रीक से आए थे। तो इनका क्या योगदान था ये अभी विशेष चर्चा बाद में करेंगे। चाइना की बात अगर करिए तो इसका सबूत के तौर पे आप चाइना का वॉल देख लीजिए, कितना साल पुराना है वो वॉल, लेकिन देखिए कितना मजबूत है। तो समझ लीजिए वहां भी जो है ज्यामिति का, यानी उन समय में भी उन लोगों को भी ज्यामिति की बहुत अच्छी समझ थी। तो अब समझते हैं ज्यामिति क्या थी। ज्यामिति का इंग्लिश जो होता है जियो और मेट्री, जियोमेट्री। तो जियो मतलब पृथ्वी, भूमि, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। मेट्रॉन का मतलब होता है मापना,
यानी उस समय में लोग जो ज्यामिति का प्रयोग करते थे ना, प्रैक्टिकल प्रयोग करते थे कि जमीन को नापने के लिए ही ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। आजकल हम लोग गणित में करते हैं, बहुत तरीके से हम लोग करते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो ये यानी कि उस जमाने में लोग यही समझते थे कि जमीन को मापना ही ज्यामिति है। और मैं आपको बता दूं कि ये यूनान, ग्रीक क्यों इतना ज़्यादा, और यूक्लिड का जो है हम लोग प्रचलन इस बार पढ़ रहे हैं। और यूक्लिड के बारे में बताइए, चैप्टर की शुरुआत हुई और यूक्लिड का नाम दे दिया। क्यों यूक्लिड का नाम दिया? देखिए, तो ज्यामिति के प्रचलन में जो यूनानियों का क्यों इतना ज़्यादा योगदान था, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। यूक्लिड भी यूनान से ही थे, यानी ग्रीक से थे, ठीक है। तो कितने कितने फेमस आए, थेल्स आए, पाइथागोरस आए, हीरोन आए, यूनान आए। अगर मैं थेल्स की बात करूं तो थेल्स ने ही यह बताया था कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये किन्होंने बोला था? थेल्स ने बोला था। ये देखिए, ये जो लाल से आपको ये दिख रही है, ये वृत्त का व्यास है। वह रेखा जो वृत्त के परिधि से लेकर परिधि तक गुजरे, किसको होकर? केंद्र होकर गुजरे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये व्यास क्या करता है? ये पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बात किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। उसके बाद अगर पाइथागोरस की बात करें तो इसका आप भी बचपन से सुनते आए होंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसके बारे में एक पर्सनल एक वीडियो बनाया गया है व्यक्तिगत तौर पर पाइथागोरस के बारे में, उसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे प्लेलिस्ट में चेक करके, है ना। लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इसके बारे में भी हम लोग चलेंगे। हीरोन, जिसका कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, 12th चैप्टर है 9th का, कि ये रूट अंडर, ये जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने ये बताया था कि ये हमारा हीरोन ने बताए थे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे s क्या होता है? सेमी पैरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमिति, परिमिति का आधा, और ए बी सी वहां पे उसकी भुजा की लंबाई है। तो अब चलेंगे हम लोग यूक्लिड पे। वो चलने से पहले मैं बता दूं कि थेल्स का स्टूडेंट पाइथागोरस थे। तो वो सब मिलके ना बहुत ज्यादा करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, खोज करते रहते थे। तो यूक्लिड बड़ा दिमाग का तेज बच्चा था, मतलब ये जो थे बहुत ही तेज थे। ये क्या किए ना, देखिए पहले क्या होता था, जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे थेल्स खोजा या हम लोगों का हड़प्पा संस्कृति में जो हुआ था, मोहनजोदारो में हुआ था, सिंधु घाटी में हुआ था, तो उसको हम लोग ना कोई प्रॉपर वे में हम लोग किसी किताब की संरचना में नहीं दे पाए। किताब की संरचना में देने का मतलब ये होता है कि आप अपने जनरेशन को वो चीज़ जो है ना सुपुर्द करते हैं, बांटते हैं। ऐसे आप समझिए, आपके दादाजी कोई काम किए होंगे, ठीक है, अगर वो काम लिखित नहीं होंगे, क्या आपके पापा को मिलेंगे? नहीं, पापा को मिल सकते हैं क्योंकि वो 2 ही तरीका से, एक मौखिक तरीका से मिलेंगे, है ना। पापा को मिल गए। क्या लगता है आपके परदादा ने कितने काम किया है इस चीज को? दादा के पिताजी जितने काम किया, क्या आपको एक भी बात याद है? नहीं। तो यही तरह होता था। ये तो 3000 साल पुरानी बात है, 5000 साल पुरानी बात है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अपनी जानकारी, अपनी खोज को नहीं सुपुर्द कर पाते थे। तो यूक्लिड बड़ा दिमाग का तेज था। ये बोला रुक, अब जो है ना सबको एक कैटेगराइज करते हैं, जितनी भी जानकारी है ये सारी जानकारी को इकट्ठा कर कर ये क्या किए, एक किताब की संरचना दिए, जिस किताब का नाम था एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने 33 विषय थी, 33 चैप्टर थे, हर एक चैप्टर का एक बुक है, 23 एलिमेंट है, जिसमें हम लोगों को इसमें कुछ अपना ये परिभाषा दिए, ठीक है। यूक्लिड की कुछ परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 7 परिभाषा पढ़ेंगे, अभिगृहित पढ़ेंगे, ठीक है, और अभिधारणा पढ़ेंगे, ठीक है, अभिधारणाएं पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो जिसे परिभाषा का इंग्लिश होता है डेफिनेशन, ठीक है, अभिगृहित का होता है एग्जम, और अभिधारणा का होता है पोस्टुलेस। तो ये समझिए कि ये दिए, इनके बारे में तो अभी पढ़ेंगे सारा चीज, परिभाषा, अभिगृहित, अभिधारणा। ये क्यों इनको देने की जरूरत पड़ी? पहले के जमाने में क्या होता था ना, तार का गाछ जो आप देखे होंगे, जो ताड़ी वाड़ी पीता है, लोग देखते होंगे शराबी सब, अभी शराब नहीं मिल रहा है बिहार में तो ताड़ी पीता है, तो वो तार के पत्ते पर वो अपना कुछ जो है अपना सारा चीज लिखते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते थे। तो कुछ दिनों में वो भी खत्म हो जाती थी, ठीक है। या ओरल, मौखिक रूप से अपनी ज्ञान को दूसरे की तरफ प्रदर्शित करते थे, जिस कारण से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो यूक्लिड ने उसे ही क्या किया, पूरी तरह से अरेंज करके एक किताब का रूप दिया। किताब का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब हम लोग ये चालू करते हैं कि यूक्लिड ने जो परिभाषा दिए हैं उस परिभाषा को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ठोस लिया।
ठोस जिसे आप समझ रहे हैं कि जिसको चारों तरफ कुछ ना कुछ जो है पृष्ठ रहे, जैसे आप समझ लीजिए घन, घनाभ या बेलन वगैरह, ये सब क्या है, ठोस आकृति है, जिसको हम लोग चारों तरफ से ऐसे देख सकते हैं। ये बेलन क्या आकार का है, ये देखिए ये ठोस है। मार्कर जो हमारा दिख रही है ये हमारा क्या है, ठोस है। तो देखिए उसको उन्होंने एक ठोस पृष्ठ लिया, ठोस पृष्ठ लेने के बाद उसको देखिए 3 भागों में बांटा। ये ठोस बना कैसे, ये ठोस को 3 भागों में बांटा कि ये जो आप ठोस देख रहे हैं पूरा, उसका ये वाला पार्ट को काट के हटाया तो देखिए ये पृष्ठ बन गया। और पृष्ठ का अगर ये वाला पार्ट को एक जो है भाग को हटाया तो लाइन बना। तब लाइन देखा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे समझिए कि एक बिंदु पर ढेर सारा बिंदु रहे, एक बिंदु पर ढेर सारा बिंदु इस तरह से रहे तो हमारा रेखा बन जाएगी। और एक रेखा पर ढेर सारा रेखा इस तरह से अगर आ जाए तो हमारा जो है पृष्ठ बन जाएंगी। और ढेर सारा पृष्ठ जब एक तरफ सटेंगे, एक तरफ से होंगे, तो तब हमारा क्या होगा, पृष्ठ, ठोस पृष्ठ बन जाएंगे। तो ऐसे समझिए अब इनको इन्होंने 7 परिभाषा में विभाजित किया। पहला क्या किया, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी ना बिंदु में लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ये मात्र एक डॉट है। ये हमारे मार्कर की बहादुरी है, ये मेरे मार्कर की बहादुरी है कि इतने मोटे को भी आप बिंदु कहते हैं, इसको भी आप बिंदु कह रहे हैं, इसको भी आप बिंदु कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना इसका कोई व्यास होता है। सीधी बात मैं आपको बता दूं, इसका कोई परिभाषा नहीं दिया गया, इसलिए बिंदु को अभी तक अपरिभाषित माना गया है। अगर बात करें हम रेखा की, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि बिंदु पर ढेर सारा बिंदु रहेगा तो वो हमारा रेखा बन जाएंगे, यानी कि रेखा में लंबाई होती है किंतु चौड़ाई नहीं। एक सपोज कीजिए बिंदु को आप ईटा मानिए और ईटा की मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई नहीं है, ऐसे मान लीजिए। और ईटा को ढेर सारा ईटा को जब बिछाते हैं तो एक दीवार बन जाती है। तो जितनी ईटा की चौड़ाई होगी उतनी उस दीवार की चौड़ाई होगी, समझने वाली बात है। तो आप इस तरह से मानिए कि जब ईटा में चौड़ाई ना होती, सिर्फ लंबाई होती तो क्या होता। तो यानी लाइन में भी, सिर्फ रेखा में भी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई यानी कि ये वाला जो चौड़ाई, ये भाग, ये तो मार्कर की बहादुरी है कि कुछ 2-4 mm यहाँ पे दिख रहा है, चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। रेखा के दोनों तरफ बिंदु ही होती है। अब बताइए भैया, दीवार बना है, हमारा जो दीवार बना है वो ईटा से बना है, तो दोनों तरफ क्या होगा, अंतिम में सिरे पर क्या होगा, ईटा ही ना होगा। तो ये रेखा ही बना हुआ है पूरा का पूरा बिंदु से, पूरा का पूरा बिंदु से। तो इसका आप समझिए ना कि इसके अंत में क्या होगा, दोनों माथे पर क्या होगा, दोनों सिरे पर क्या होगा, बिंदु होंगे। सीधी रेखा बिंदुओं पर स्वयं बिंदु सपाट रूप से रहने के बाद बनती है। तो मैंने इसका बार बार तो वही जिक्र कर रहा हूं, ढेर सारा बिंदु, एक सारा बिंदु ऐसे सपाट एक दूसरे पर रहती है, तब जाकर एक रेखा का निर्माण होता। अब चलिए हमने एक रेखा बना लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, ये 3 1 4 तो पढ़ लिए, अब हम लोग ये 7 के बारे में पढ़ते हैं कि पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। अब समझिए कि ये रेखा आपका था, ये रेखा आपने बनाया, सिर्फ लंबाई है। अब सपाट रूप से इस रेखा में और सारा ढेर सारा रेखा, इसको एक दूसरे से सटाते जाइए, तब जाके ये क्या बन रहा है, देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, एक पृष्ठ बन गया, आयत बन गया है। तो आयत में तो इधर तो लंबाई था ही पहले से, अब इधर भी तो कुछ बढ़ गया ना, ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। यानी पृष्ठ में लंबाई भी होती है और चौड़ाई दोनों होती है। पृष्ठ के किनारे पर रेखाएं होती है। तो भैया ये रेखा से ही बना है पृष्ठ, तो इसके किनारे पर ये भी रेखा है, ये भी रेखा, तो बनवे किया है रेखा से, तो किनारे पर क्या मिलेंगे आपको, रेखा ही मिलेंगे, ठीक है। जब रेखा पर रेखा सपाट रूप से एक दूसरे पर होता है तो तब जाके ये क्या बनते हैं, हमारा पृष्ठ बनते। तो आप कहिएगा सर ये तो नॉर्मल सी बात है, इतनी बात तो हम जानते ही थे। जी हाँ, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ज्यामिति की औकात समझ में आती है। और अगर ये पूरी तरह से क्लियर रहेंगे, लगभग अब तो अभिगृत और अभिधारणा बताएंगे, तो आप तो कहिएगा सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो जानते ही थे। लेकिन नहीं, यूक्लिड ने ये बोला कि आप दुनिया का कुछ भी रचना कर सकते हैं, लेकिन मेरे औकात से बाहर नहीं जाइएगा, आप अपनी औकात में रह के करिएगा। तो वही करने के लिए हमारा ये चैप्टर सिखाता है। देखिए, यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणा पढ़ने से पहले आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे समझना होगा कि कथन किसे कहते हैं। आप कहिएगा सर हम समझते हैं, कोई आदमी किसी को कुछ बात बोल देता है तो कथन है, गांधी जी ने बोला करो या मरो, उनका कथन है। जी नहीं, कथन क्या होता है उसे समझिए। स्टेटमेंट, कथन का इंग्लिश होता है स्टेटमेंट।
किन्हीं के द्वारा कहा गया ऐसा वाक्य जिनका गलत या सही होने का प्रमाण हो या निर्णय लिया जा सके, उसे ही हम लोग कथन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सत्य है, होता है, प्रमाण हम इसका दे सकते हैं, तो ये हमारा सही कथन है। हमने बोला आयत के सभी कोणों का कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। मान लीजिए ये आपका आयत है, आप तो जानते हैं सभी कोण इसका 90 डिग्री का होता है। नहीं भैया ये गलत है, गलत है, नहीं ये कथन गलत है, ये गलत है कथन। आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, इसे समझिए। कभी भी आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए जब त्रिभुज की सभी डायमेंशन छोटी होगी, सभी विमा, तभी ना आयत का जो है क्षेत्रफल जो है उससे बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए आयत लिए इतना बुचकू टका लिए हैं और इतना बड़ा ले लिए हम त्रिभुज, तो क्या होगा भैया? नहीं आप ही बताइए, तो इसका ना क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। तो यानी इसमें हमको ये पता चला कि हम इसे कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका अनुमान जो है हम लोग नहीं लगा सकते हैं ये गलत कथन है या सही कथन है। लेकिन जब इसमें शर्त दे देगा कि जहां हमेशा त्रिभुज की विमा, जहां हमेशा त्रिभुज की विमा आयत की विमा से बहुत ही छोटी हो, तब जाके ये सत्य होगा। तो वो तो प्रमाण की आवश्यकता हो गई। यहां पे हमारा अगर हम लोग चलें अपनी भाषा में, अगर हम लोग समझे तो कथन को जो है 3 भागों में बांटा, या तो सही में आपने देखा, या तो गलत में, तीसरा पता नहीं। हम लोग अभी बोलचाल की भाषा में हम लोग कथन 3 तरीके के होते हैं, या तो जब जानते हैं सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, या नहीं तो पता नहीं। लेकिन मैथ की भाषा में पता नहीं शब्द नहीं चलता है। मैथ की भाषा में, ज्यामिति की भाषा में अगर कोई बात चलती है तो या तो कथन वो सत्य होंगे या गलत होंगे, या तो सही होंगे या गलत होंगे। तो मैं उसे अभी बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि कथन जो है उसको 2 भाग में बांटा मैथ में, किसको? सही में या गलत में, ठीक है। अब देखिए सही कथन को भी 2 भागों में बांटा। एक तो या तो विश्वजनीन सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी जिसको कोई बदल ही नहीं सकता, पूरा दुनिया जानता है। जैसे देखिए सूर्य पूरब से निकलती है या सूर्य पूरब में उगती है, तो ये क्या है? सब जानता है भैया, पूरबे में, जिस देश में हो वो पूरबे में जो है जाके वो सूर्य जो है उगेंगी, ठीक है। अगर बात करें सत्य जिन्हें प्रमाण की आवश्यकता हो, ये भी सत्य है। सत्य को 2 भाग में बांटा, इसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि पूर्व में उगेगा या नहीं उगेगा, लेकिन सत्य जिन्हें प्रमाण की आवश्यकता हो। हाँ, तुम अपना प्यार साबित करो भैया, तुम अगर प्यार करती हो ना हमसे, तुम साबित करो, नस काट के दिखाओ, तब हम समझेंगे हम तुम हमसे प्यार करती हो। तुम जहर खा के दिखाओ तो तब हम समझेंगे प्यार करती हो। तो वो कैसा सत्य है? वो प्यार करती होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे करती होगी, लेकिन तुम अगर कहते हो कि नहीं तुम नस काटो, तो इसका मतलब तुम्हारा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता हो। या ऐसे समझ लीजिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ पार्क में घूम रही है, आपको सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बताता है नहीं रे तोर गर्लफ्रेंड तो जो है फलनवा लड़का के साथ घूमे रहो, हाँ, तो अब आप बोलिएगा सबूत लाओ। तो यानी ऐसा सत्य जिन्हें सबूत की आवश्यकता पड़ती हो, ठीक है। यानी सत्य को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, सही को एक विश्वजनीय सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, और ऐसा सत्य जिसे प्रूव की आवश्यकता पड़े, है ना। तो देखिए विश्वजनीन सत्य को भी 2 भागों में बांटा। अब बताइए कितना भाग में बांटेगा? एक यूक्लिड का अभिगृहित, जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे, और एक अभिधारणाएं। ये दोनों में क्या फर्क है इसे समझिए। अभिगृहित जो यानी एग्जम्स होते हैं, एग्जाम को कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, गणित में भी, गणित के किसी भी सवाल में, या गणित के बाहर भी हम एग्जाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जहां भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे सूर्य पूरब में उगती है, तो वो क्या हो गया? सार्वभौमिक सत्य है, सब जगह उगती है। रात में तारे दिखते हैं, रात में चांद जो है उगते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, हर जगह ऐसा होता है। गणित के बाहर भी होता है, तो गणित के भी अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें अभिधारणा का, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ज्यामिति, तो ज्यामिति में अभिधारणा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रमाण की आवश्यकता किसे किसे होती है? प्रमेय को होती है और कौड़ी लड़ी को पढ़े होंगे ना, थेल्स का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, यूक्लिड का प्रमेय। तो जितना प्रमेय आपने पढ़ा है, तो प्रमेय को क्या करना होता है? सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। भैया सिद्ध करके दिखाओ। जैसे एक प्रमेय है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के ये तीनों कोनों को मिलाकर 180 होता है।
इसको भी सिद्ध करना होगा। अगर ये प्रमेय है तो सिद्ध करना होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है सिद्ध करने का। जब अगला चैप्टर में आपको बताएंगे रेखा और कोण, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। और कौड़ी लड़ी क्या होता है? प्रमेय से ही निगमित, यानी प्रमेय से जो निकाला गया। कुछ ऐसी वाक्य होती है जो प्रमेय में रहता है, ठीक है, तो हम लोग ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये प्रमेय से ही हम लिए हैं, तो उसी को हम लोग कौड़ी लड़ी बोलते हैं। फिर अब आगे हम लोग चलेंगे अभिगृहित के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभिधारणाएं के बारे में, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे, फिर चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर चलेंगे अगला। तो देखिए यूक्लिड की कुछ अभिगृहित के बारे में पढ़ लेते हैं। ये यूक्लिड का अभिगृहित है। अभिगृहित ऐसा है, आप कहिएगा है सर क्या है बता रहे हैं, हम तो जानबे करते हैं। नहीं भैया, आप जानते हैं, लेकिन ये बात अब आप रिकॉल कर लीजिए कि जब भी आप ज्यामिति का सवाल पढ़िएगा, ठीक है, या कभी भी किसी भी चीज का, क्योंकि ये अभिगृहित है तो ज्यामिति से रिलेटेड अगर कुछ भी और हो तो भी अगर आप पढ़िएगा, या ज्यामिति के बाहर भी कुछ हो वो भी अगर आप पढ़िएगा तो इसका उपयोग आपको होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, क्या बता रहा है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होता है। मान लीजिए ये है आलू, ये है आपका आलू, और ये है आपका प्याज, ठीक है, और ये है आपका टमाटर, ये है आपका टमाटर। तो प्याज भी जो है आलू के बराबर है और टमाटर भी जो है आलू के बराबर है। तो भैया ये प्याज और टमाटर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर यानी अगर इसको हम मैथ की भाषा में समझाएं, अगर कोई ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, और ए बी जो है इसके भी बराबर है, मान लीजिए एम एन के बराबर है, ठीक है, ए बी एम एन के बराबर है, एम एन पी क्यू के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जानबूझ के ये ए बी और पी क्यू बराबर ही होगा। समझ में आई बात? फिर से समझिए, ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक एम एन जो है, एम एन कोई एक सार्वभौमिक, जैसे आलू था, आलू को समझ लीजिए, ठीक है, एम एन के बराबर ए बी भी है, एम एन के बराबर जो है पी क्यू भी है, तो ए बी और पी क्यू दोनों आपका क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ए बराबर है बी के, मान लेते हैं ए और बी बराबर है, हो सकता है ये रेखा होगा, हो सकता है दो आकृति होगा, कुछ भी हो सकता है, या हम और मेरा कोई दोस्त होंगे, वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। उसमें कोई एक बराबर ऐसा है, मान लेते हैं उसको एक्स, उस एक्स को हम ए में भी जोड़ते हैं, तो यानी ए प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स। तो यानी ये बराबर चीज है, एक्स दोनों तरफ जोड़े हैं हम, तो पहले से ए और बी बराबर था, उसमें हम एक्स को ही जोड़े हैं, तो ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इससे ऐसे समझना है कि एक बाल्टी में पानी है, वो बाल्टी में पानी पहले से बराबर है, ये बाल्टी है और बाल्टी या जग गिलास जो भी मानिए, ठीक है, बाल्टी में पानी पहले से बराबर है। अब उसमें क्या किया, हम एक गिलास पानी या एक जग पानी को, एक जग पानी को हम पहले से अब इसमें डाल रहे हैं, एक जग इसमें भी डाल दिए, एक जग इसमें भी डाल दिए, फिर भी तो पानी बराबर ना होगा, वही बात है, ठीक है। तो यदि अब तीसरी बात करें, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। यानी बराबर को जब हम बराबर में घटाएंगे, जैसे ये बाल्टी में पानी है आपका, ये भी बाल्टी में पानी है आपका, ठीक है, दोनों में फुल पानी है, फुल पानी है, फुल पानी है, ठीक है, इसमें से बराबर पानी है, कितना पानी है पता नहीं, लेकिन दोनों में जितना पानी है बराबर है, यही है ना, बराबरों को बराबरों में घटाया जाए, ठीक है। तो ये दोनों बाल्टी में पानी बराबर है, बराबर का साइन हम पहले दे दिए। अब हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी इससे भी निकाल लेंगे, यही गिलास से बाहर कर देंगे, तो अभी तो घट न गया, लेकिन फिर इससे भी वैसी गिलास से अगर पानी निकाल देंगे फिर भी क्या होगा, पानी बराबर ही होगा। ऐसे समझिए कि अगर ए और बी बराबर है दोनों, इसमें से कोई एक मेन चीज एक्स और इसमें से भी एक्स, यानी बराबर चीज को हमने क्या किया, घटा दिया, तो ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, यानी शेषफल जो बचा वो भी बराबर होंगे। और अगर बात करें हम वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, तो एक दूसरे का बराबर होती है। संपाती क्या होता है ये समझिए, संपाती बड़ा प्यारा चीज होता है, एक दूसरे पर ये चढ़ जाता है। मान लीजिए ये एक रेखा है ए बी, और इसी पर कोई एम एन रेखा किसी तरह से गलती से इसी पे चढ़ गया है, देखिए दिख नहीं रहा है लेकिन चढ़ गया है, तो आपस में ये दोनों रेखा संपाती रेखा है। हाँ, एक दूसरे को जब ओवरलैप कर जाए, चढ़ जाए उस पे, तो वो हमारा क्या होगा, संपाती रेखा होंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे। जाहिर सी बात है, एक दूसरे को तभी तो कोई ढक सकता है जब संपाती हो। एक सिक्का एक टकिया लीजिए, दूसरा भी सेम एक टकिया सिक्का लीजिए, दोनों को ऐसे सटाइए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, चढ़ जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो एक दूसरे के यानी बराबर है तभी तो करेंगे। ऐसे समझना है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए,
ए बी सी। और एक और समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, यहां से पी क्यू आर। आपको क्या लग रहा है, ये पी क्यू और ए बी और पी क्यू आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, संपाति कर रहा है, चढ़ रहा है एक दूसरे पर। तो ए बी और पी क्यू दोनों क्या है, बराबर है। इसी को हम लोग उभयनिष्ठ भी कहते हैं। 5, 6 और 7 के बारे में। पांचवा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अरे मुकेश भाई, अंबानी जो है अपने भाग से बड़ा हुआ है, या भाग मतलब वो भाग किस्मत वाला भाग्य नहीं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक रोटी आप खाते हैं, उस रोटी का थोड़ा सा ऐसे टुकड़ा तोड़ लिए तो क्या हो गया, इस टुकड़ा को जब निकालिएगा तो इस तरह से कुछ होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से होंगे। अब बताइए, ये तो पूर्ण था ना, और ये क्या था, आपका भाग था। तो यानी इस भाग से ये क्या होंगे, ये पूरा का पूरा पूर्ण हमेशा बड़ा होंगे। या ऐसे भी समझिए, अगर कोई एक आयत है, ये एक आयत है, आयत में एक छोटी सी आयत इसमें या वर्ग इसमें घुसा दिया है, तो ये आयत का ये छोटा सा भाग है ना, तो आयत का भाग हमेशा जो है क्या होगा, उसके भाग हमेशा पूर्ण से छोटे होते हैं। यानी कि भाग हमेशा पूर्ण से छोटे और पूर्ण हमेशा भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, ये कहने वाली बात थोड़ी है। ये मान लीजिए एक आलू है, ठीक है, और ये भी आलू है, दोनों एक ही वस्तु है, ठीक है, और इसको भी अगर 2 से गुना करेंगे, इसको भी अगर 2 से गुना करेंगे तो बराबर होंगे। अब आलू को आप x मान लीजिए, ये भी आलू, दोनों बराबर है तो x ही मानिएगा। 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 2x बराबर 2x हो गया। ये भी बराबर होते हैं। और एक ही वस्तु का आधा भी परस्पर बराबर होता है। उसी तरह से करिए, आधा का मतलब होता है 2 से भागा करना। x दोनों एक ही वस्तु है और उसको दोनों का आधा कीजिए, यानी x/2 बराबर होता है x/2 को। तो ये कहने वाली कौन सी बात है। अब हम लोग चलेंगे कि ज्यामिति में क्या उपयोग होता है, यानी ये अभी अभिगृहित तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिधारणा। तो अब हम लोग यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं के ऊपर चलते हैं। अभिधारणा पहला कहती है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, यानी बोल रहा है कि एक कोई बिंदु लीजिए और दूसरा कोई एक और अन्य बिंदु लीजिए। मान लेते हैं हम इसका नाम हम ए रख लेते हैं और इसका नाम हम बी रख लेते हैं। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी अगर आपको अलग अलग पूछा जाए कि ए से कितना, इस बिंदु से जो है कितनी रेखा आप खींच सकते हैं, तो आप बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसे 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 लाखों करोड़ों रेखा खींच सकते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लाखों करोड़ों खींच सकते हैं। लेकिन बोलेगा एक ऐसा रेखा बनाइए जो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाए, तो आप मात्र एक ही रेखा बना सकते हैं कि यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, एक ही सीधी रेखा हम डाल देंगे। दूसरा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए एक कोई शांत रेखा है ए बी कोई शांत रेखा है, ये भी शांत रेखा है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से जितना मन होता है उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। किसी को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या, यानी मान लीजिए इसको हम केंद्र मान रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या मान रहे हैं, तो इसका हम वृत्त खींच सकते हैं। नहीं, आपका मन है कि नहीं सर हम छोटा सा बनाएंगे, इतने ठोका त्रिज्या का बनाएंगे, तो आप इतना ही बना सकते हैं। आप इतना बड़ा चाहे तो इतना बड़ा बना सकते हैं। तो किसी को भी केंद्र मानकर किसी की भी त्रिज्या का जो है आप बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि सभी समकोण का मान ही 90 डिग्री होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यून कोण, तो 0 डिग्री से लेकर 90 से छोटा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अधिक कोण की बात हो तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 1 2 3, मतलब 91 92 93 कुछ भी हो सकता है। सॉरी, 1 2 3 नहीं होगा। लेकिन समकोण ही एक ऐसा होता है जो 90 ही होगा। तो 90 हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पांचवी अवधारणा, जो हमारा यूक्लिड का था, लास्ट अवधारणा है ये। इसमें क्या बोला जाता है, पहले ये देखिए, यदि एक रेखा सीधी, यदि एक सीधी रेखा, यानी ये एक सीधी रेखा है MN, जो 2 सीधी रेखा पर गिर रही है, यानी 2 AB और CD रेखा पर गिर रही है, तो अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाएगी। देखिए, अंतःकोण यहां भी बना रही है और इधर भी बना रही है। मैं इधर ही क्यों लाल डॉट दे रहा हूं, लाल से निशान दे रहा हूं, इधर ही क्यों दे रहा हूं, ये समझिए। इस अंतःकोण, एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग 180 से कम हो। ये दोनों कोण को जब जोड़ेंगे कभी भी 180 या 180 से ज्यादा नहीं होगा, ये 180 से कम होगा।
तो वे दोनों रेखाएं, सीधी रेखाएं को अनिश्चित रूप से जब हम बढ़ाएंगे, ये दोनों सीधी रेखाओं को, ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाओं को जब हम अनिश्चित रूप से इधर बढ़ाए, अनिश्चित रूप से हम इधर बढ़ाए, तो ये उस तरफ मिलेगी। ये देखिए यहां पे आके कट गई ना, ये कितनों अब इसको बढ़ाएंगे तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, दिल्ली, इंग्लैंड, पटना, दिल्ली कहीं चले जाएं, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आके कहा हो जाएगा, ये मिल जाए, पर उसी पर मिलेगी जिधर के, हाँ, उसी ओर मिलेंगी जिधर के कोनों का योग 180 डिग्री से कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दो रेखा पर एक सीधी रेखा गिरे तो अंतःकोण बनाएंगी, उस अंतःकोणों का योग हमेशा किधर कम होगा 180 डिग्री से, जिधर की और अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वो मिलता हुआ प्रतीत हो या मिल जाए, तो ये समझ लीजिएगा 180 डिग्री से कम होता है। आप कहिएगा नहीं सर, जब ये समांतर रेखा रहेगा तब ये तो कहीं नहीं मिल रहा है, तब जब इसको कोई सीधी रेखा आके जो है काट दे तिर्यक रेखा, तो इसको क्या कहिएगा? हाँ, तो इसके दोनों तरफ को जब हम जोड़ेंगे ना, इधर और इधर जोड़ेंगे तो भी 180, इधर भी इधर जोड़ेंगे तो भी 180, ये 180 से कम नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगले चैप्टर में जब हम लोग रेखा और कोण पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे। अगर आपको अगले पार्ट में आपके ये क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी का, तो आप जरूर कमेंट करें, आपकी एक कमेंट पर भी वो वीडियो जरूर बनेगी। नहीं तो यहां तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।